Hello students, myself Shailendra Dwivedi. Welcome to my YouTube channel Fuses Point। तो बच्चों, आज हम फिज़िक्स में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं इस वीडियो में, जिसका नाम है कूलम्स लॉ। क्या नाम है? कूलम्स लॉ। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ। अब क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग खुद जानते हैं। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसका हम लोग कंपैरिजन कराते हैं, इसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे, इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, बहुत सारे इससे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं और इसका लिमिटेशन क्या है। तो आज सब कुछ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को स्टॉप करके नोट्स बनाएं, फिर जैसा लगे आपको ये वीडियो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, देखिए वीडियो। प्यारे बच्चों, फिज़िक्स में आज हम लोग पढ़ रहे हैं कूलम्स लॉ। तो हेडिंग लगाएं, कूलम्स लॉ। बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है बच्चों, कूलम्स का लॉ, और इस पर न्यूमेरिकल भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल करके। तो कूलम्स लॉ को ध्यान से पढ़िए। कूलम्स लॉ क्या कहता है? दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ बच्चों। ये लॉ तब आपको यूज़ करना है जब दो पॉइंट चार्जेस किस में हो, रेस्ट में हो। जैसे एक पॉइंट चार्ज ये है और एक पॉइंट चार्ज ये है। इस पर चार्ज मान लेते हैं अमाउंट है Q1 और इस पर अमाउंट है Q2। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। मतलब ये दोनों चार्ज जो है r डिस्टेंस पर सेपरेट है। तो बच्चों, अब मैंने आपको चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ाया है। चार्ज की प्रॉपर्टी कहती है अगर दो चार्जेस रेस्ट में हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होता है। तो इनके बीच फोर्स लगेगा। ठीक है, मैंने मान लिया एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच एक्ट हो रहा है। ठीक है ना बच्चों, इन दोनों के बीच क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F लग रहा है। तो कूलम्ब ने न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ को देखते हुए वही कॉन्सेप्ट इन पर भी अप्लाई करके बताया, और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उन्होंने कहा, तो इसमें लिखेंगे क्या कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जो फोर्स लगता है कैपिटल F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। इन जो चार्ज हमारे पास है, इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब बच्चों, अगर चार्ज के प्रोडक्ट का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या लगेगा, उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ये अमाउंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ये फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? और दूसरी बात उन्होंने बताया, अगर सेपरेशन है r तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे तो इसे हम 1/r² कहेंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² कहेंगे तो सिर्फ इसको क्या पढ़ेंगे हम? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये कहा
जो डिस्टेंस है सेपरेशन आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे बच्चों? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitudes of two charges and inversely proportional to square of distance। ये डिस्टेंस है r और ये स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट किया किसने? कूलम्ब ने। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, मतलब ये दोनों चार्जेस अगर दूर होते जाए, थोड़ा और दूर हो जाए, मतलब ये डिस्टेंस बढ़ जाए, तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा। और ये चार्जेस अगर दोनों और पास आ जाएं, ये डिस्टेंस कम हो जाए, तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना बच्चों? यही है कूलम्ब्स का लॉ, कूलम्ब्स का लॉ। क्लियर है? इसको स्टेटमेंट आप लोग नोट कीजिएगा। और एक बात और है, जो फोर्स लगता है, जो फोर्स इनके बीच लग रहा है, वो क्या होगा? इन दोनों को जो मिलाने वाली लाइन ज्वाइनिंग होगी, कैसे मिलाएंगे इसको? ऐसे, इसी के अलोंग में लगेगा फोर्स, इसी के अलोंग में ही लगता है फोर्स। ये दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर है? अब क्या करेंगे? हम इन दोनों को कंबाइंड करेंगे। क्या करेंगे? कंबाइंड टू अबव फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को क्या करेंगे? हम कंबाइंड करेंगे, तो मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे K, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनली कांस्टेंट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? नोट करें वीडियो को पॉज करके। ये K क्या है बच्चों? ये है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया गया है बच्चों 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इतनी वैल्यू ये बाई एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया है। कब? जब दोनों चार्जेस कहाँ पे सेपरेट हों? एयर या वैक्यूम में हों। कहाँ पे हों? व्हेन चार्जेस आर kept इन एयर और वैक्यूम। ठीक है बच्चों? तब K की वैल्यू इतनी होती है, तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारी फार्मूला क्या बनेगा? 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाता है। क्लियर है बच्चों? अब जो 9 × 10⁹ है, ये 1/4πε0 ये क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है, यानी 9 × 10⁹ के इक्वल है। तो जहाँ ये रखा हुआ है उसके प्लेस पे हम क्या रख देंगे? 1/4πε0। तो 1/4π, इससे हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ग्रीक लेटर है, ये 0 है, एप्सिलॉन 0 भी पढ़ सकते हैं आप लोग। एप्सिलॉन Q1 × Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तब ये फार्मूला का ये जो फॉर्म है चेंज होकर के इस तरह बन जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे बच्चों। क्लियर है? यही है कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब्स लॉ भी है, और दिस इज द
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बच्चों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फार्मूला है। किसके लिए है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला कोई पूछे तो यही बता देंगे। और कूलम्स लॉ भी अगर इतना लिख देंगे तो कूलम्स लॉ भी हो जाता है। क्लियर है? यही कूलम्स लॉ भी समझ सकते हो इसी को, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला भी समझ सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं? तो यहाँ तक वीडियो को पॉज करें और नोट करें। कोई पूछे अब आपसे कि एप्सिलॉन नॉट क्या कहते हैं इसे, तो ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलेंगे बच्चों? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहेंगे एप्सिलॉन नॉट को। ठीक है ना? फ्री स्पेस मतलब एयर हो या वैक्यूम हो। ठीक है बच्चों? और इसकी भी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। याद रहेगा बच्चों? इसको याद रखना है सब। ठीक है? अब अगर हम मान ले जो ये चार्जेस हमारे हैं Q1 और Q1 और Q2, ये किसी ऐसे मीडियम में हैं, इनके बीच कोई मीडियम रखा हुआ है। देखो ये चार्जेस Q1 इधर है और ये Q2 है, और इनके बीच में कोई मीडियम यहाँ फुलफिल्ड कर दिया गया है इस तरह से। यहाँ पे ये कोई मीडियम भरा हुआ है। ठीक है ना? तो इस मीडियम को हम लोग कहते हैं, जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं माइका ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, और वुड ले सकते हैं इसके प्लेस पे, है ना? ये है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। तो ETC वाटर रख सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, है ना? ETC अगर ये सब इनके बीच में भरा हो और इसका एक अपना कांस्टेंट होता है, जैसे माइका का कुछ और होगा, कोई मेटल रख दिया जाए उसका कुछ और होगा, है ना? तो इन सब का अपना एक कांस्टेंट होता है। तो उस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? K। यानी K क्या है? इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? जाहिर सी बात है, अगर एयर या वैक्यूम होगा तो फोर्स इनके बीच क्या रहेगा? बहुत ही ज़्यादा होगा। और जैसे ही कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ रख देंगे कि जिसका कुछ ना कुछ कांस्टेंट है, तो ये फोर्स क्या होगा? कम होगा कि ज़्यादा? ये फोर्स कम परमिट करेगा। क्या करेगा? फोर्स इनके बीच जो अप्लाई होगा, एक्ट होगा, उसे ये परमिट थोड़ा सा कम करेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो न्यू फोर्स कैलकुलेट करेंगे, जितना होता है उसी में इसके कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, उतने टाइम्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्री स्पेस के लिए, जब यहाँ कुछ नहीं रहता, खाली एकदम बिल्कुल होता है। अगर कोई मीडियम हमने रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K, तब क्या हो जाएगा? तो उतने टाइम इससे हम डिवाइड कर देंगे। K से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। वो K जो था इसके पहले आपने पढ़ा है वो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, ये स्मॉल K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो उससे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो क्या मिलेगा लास्ट में? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा बन जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला, सेकेंड नंबर इक्वेशन। तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला है, लेकिन कब है? जब चार्जेस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो। क्लियर है?
यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ तक भी नोट करें वीडियो को पॉज करके। और कोई पूछा आपसे परमिटिविटी की मतलब क्या होता है? परमिटिविटी, तो परमिटिविटी बच्चों ए इज़ अ प्रॉपर्टी, ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है ऑफ एनी मीडियम। किसी मीडियम की क्या होती है? ये एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करने की परमिट दे सकता है। ठीक है ना? तो इन सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम के एक अपने कांस्टेंट होते हैं। तो फॉर एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू 1 होती है, और कोई मेटल के लिए मेटल का के की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ठीक है ना? तो हम लोग एयर और वैक्यूम का कितना लेते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 1 लेते हैं। क्लियर है? उसे एयर का कुछ और थोड़ा ज़्यादा होता है 1.005, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लेते हैं? दोनों के लिए के की वैल्यू 1। मेटल के लिए सबसे ज़्यादा होता है कितना? इनफाइनाइट। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक इसको नोट करें। अब बच्चों, अब हम एक ऐसा कंडीशन लगाएंगे, जैसे मान लो एक यहाँ पे चार्ज हो Q1, एक दूसरा चार्ज हो Q2। दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है बच्चों? हम मान लेंगे R। इनके बीच में हमने मान लो एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसका कांस्टेंट कितना है बच्चों? K। कितना है? K। और इसका जो थिकनेस है बच्चों वो स्मॉल t हमने मान लिया। ये पार्शियली फॉर्म में क्या है? इनके बीच में रखा है, और बीच में यहाँ क्या है? स्पेस है। क्लियर है ना? बीच में क्या है? स्पेस है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इसका थिकनेस T, चार्जेस के बीच का सेपरेशन R है। अब कितना इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा? इस कंडीशन में आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए आपको चाहिए इफेक्टिव डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस? इफेक्टिव डिस्टेंस। तो इनके बीच की जो इफेक्टिव, इस कंडीशन के लिए इफेक्टिव डिस्टेंस होगी बच्चों, इफेक्टिव डिस्टेंस वो होगा R माइनस T प्लस T अंडर रूट K। ये होगी इफेक्टिव डिस्टेंस। क्लियर है? ये R के प्लेस पे हम इतना रख देंगे, तो फोर्स कितना फार्मूला बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर Q1 Q2 अपॉन R माइनस T प्लस T अंडर रूट K का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाएगा। तो ऐसे कंडीशन कभी कभी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल जेईई मेंस और एडवांस में आ जाते हैं इस टाइप के। तो कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे? तो ये फार्मूला आपके पास रहेगा। ठीक है? यहाँ तक नोट करें बच्चों। इसका वेक्टर फॉर्म हम और लिमिटेशन क्या है इसके बाद अभी जस्ट जिक्र करेंगे, तब तक वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। नोट कर लिया बच्चों? तो आइए इसका वेक्टर फॉर्म समझते हैं। क्या होता है वेक्टर फॉर्म? तो ये है, मान लेते हैं चार्ज बच्चे Q1 है और ये है Q2। दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो क्या है? R है। ठीक है? तो दोनों ही पॉइंट चार्जेस हैं। तो बच्चों अगर ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा कि इस पर Q2 पर, तो इसे हम कौन सा फोर्स कहेंगे? F2। वेक्टर फॉर्म डायरेक्शन दे रहे हैं तो इस पर एक वेक्टर लगा देंगे F2। कौन अप्लाई कर रहा है? 1 वाला, तो यहाँ लगा देंगे F21। तो ये मतलब चार्ज 2 पर अप्लाई हो रहा है फोर्स बाई 1 पहले चार्ज के द्वारा। इस पर क्या होगा? एक फोर्स लगेगा, ये एक्ट होगा करेगा। कितना मान लेंगे? F1, वेक्टर F1।
कौन अप्लाई कर रहा है? 2। जो अप्लाई करता है इसको हम लोग बाद में लिख देते हैं यहाँ पे। क्लियर है? अब जरा हम इसकी और इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वेक्टर F12 की। तो वेक्टर F12, तो पहले F की फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है? F की फार्मूला होती है 1/4πε0 Q1 Q2 R² होता है ना बच्चों। तो इसके एलोंग में हमको एक यूनिट वेक्टर, अब यहाँ पे तो क्या है, वेक्टर हम फोर्स वेक्टर होता ही है, लेकिन ये क्या है, ये स्केलर है। तो स्केलर को जब भी बच्चों वेक्टर बनाना होता है तो एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मल्टीप्लाई करते हैं? उसके साथ में यूनिट वेक्टर। तो इसके एलोंग में यूनिट वेक्टर क्या होगा? इसके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस ले लेंगे। तो यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में, इस फोर्स डायरेक्शन में 2 से 1 की ओर एक हम ले लेंगे वेक्टर R21 डिस्टेंस के अलोंग में कैप। तो R21 का इसमें हम कैप का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये F12 की वैल्यू आ गई। ठीक है ना बच्चों? ऐसे ही वेक्टर F21 की लिखना है, वेक्टर F21 की। तो कैसे लिखेंगे? सब कुछ वही रहेगा 4πε0 Q1 Q2 R²। इसके साथ में भी हम इसके डायरेक्शन में 1 से 2 की ओर एक यूनिट वेक्टर लेंगे R12 कैप, ये। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे R12 कैप। क्लियर है? तो ये है आपका वेक्टर फॉर्म। इट इम्प्लाइज दैट कि वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21। दोनों क्या है? आपस में अपोजिट हैं और इक्वल हैं। दिखाई पड़ रहा है ना? वेक्टर आप लोग ने क्लास 11 में पढ़े होंगे। क्लियर है? तो ये है वेक्टर का क्या, वेक्टर फॉर्म। क्लियर है बच्चों? कूलम्स लॉ जो होता है, कूलम्स लॉ, वो फॉलो करता है, फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन को भी ये फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। ठीक है ना? अभी बताते हैं क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ध्यान समझिएगा। जैसे एक चार्ज यहाँ पे है Q, एक चार्ज यहाँ पे है Q1, इसके बीच की सेपरेशन क्या है? R1। एक चार्ज है Q2, इसका सेपरेशन है R2। एक चार्ज Q3 है, इसका सेपरेशन है R3। ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं। यहाँ पे मान लेते हैं Qn चार्ज है, इसका सेपरेशन क्या है? Rn है। तो सारे चार्जेस क्या करते हैं? इस चार्ज पर फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? फोर्स। तो ये इनके बीच फोर्स हमने मान लिया क्या है? F1 है। इसके बीच फोर्स F2 है, इसके बीच F3 है, इसके बीच में क्या है? Fn है। तो इस पर कुल नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स F नेट, ये हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट प्लस Fn। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है? तो सारे फोर्सेस आप लोग फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने पढ़ाया है जस्ट अभी कि F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R² से इसके बीच फोर्स, इसके बीच फोर्स, इसके बीच फोर्स, इसके बीच फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और सारे फोर्सेस को ऐड कर देंगे तो नेट फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है? और जैसे मान लो एक चार्ज Q यहाँ पे है, इस पर एक फोर्स लग रहा हो F1,
एक फोर्स लग रहा हो ऐसे F2 और दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है, तब इस पर नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? तब इस पर नेट फोर्स रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, तो इसका जो डायगोनल्स होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ना रिजल्टेंट, तो यहाँ पे क्या हम मानेंगे F, तो F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। इस वाले फार्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? और अगर ये एंगल अल्फा हो तो ये डायरेक्शन रिजल्टेंट का डायरेक्शन है, तो कैसे निकालेंगे? tan अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा निकालेंगे F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ये सब पढ़ा हुआ है बच्चों आपका बेसिक, तो इसको याद रखिएगा। क्लियर है? अब समझते हैं लिमिटेशन, कहाँ तक ये वैलिड है। तो बच्चों लिमिटेशन के लिए दोनों रेस्ट में होना चाहिए चार्ज। किस में होना चाहिए? रेस्ट में। दोनों पॉइंट चार्ज होना चाहिए और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है r, ये ग्रेटर होना चाहिए 10⁻⁻15 मीटर से। यही है लिमिटेशन। क्लियर है बच्चों? दोनों चार्जेस क्या होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए, दोनों पॉइंट चार्जेस होना चाहिए और डिस्टेंस जो होती है 10⁻⁻15 मीटर से ग्रेटर हो। ठीक है बच्चों? मतलब 10⁻⁻10 मीटर हो जाए, 10⁻⁻13 मीटर हो, लेकिन इससे ज़्यादा हो। मतलब हम 10⁻⁻10 मीटर ले सकते हैं, -12 ले सकते हैं, लेकिन 15 नहीं ले सकते। इससे हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तभी कूलम्स लॉ वैलिड है। यही इसके 3 लिमिटेशन है बच्चों। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका कूलम्स लॉ का टॉपिक जो होता है समाप्त होता है और कूलम्स लॉ से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों? तो यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट्स खुद से बनाएं। ओके? तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो? आई होप अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैंने एक एक कॉन्सेप्ट इस वीडियो में डाल दिए हैं। ठीक है बच्चों? इसको अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है? और इसे शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स लोग को, क्योंकि दिस इज़ बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है। ये कूलम्स लॉ पे बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये। ठीक है ना? तो लाइक ज़रूर करना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।